कोई भी इवेंट हो ना तो हम उसको दो पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जांचते हैं। यानी शाबाश दे रहा है कहीं उसको। दहशत गर्द कहलाने वाले को फ्रीडम फाइटर तो नहीं बनाया गया। 8-9 मंथ अफगानिस्तान पे अमेरिकन फोर्सेस ने खूब बमबारी की थी। ट्रम्प की जो काम करने की जो साइकी है वो क्या है। अच्छा। तो ये यानी कि बहुत से रोड न्यूज चैनल भी कहते हैं कि ट्रम्प और नेतन्याहू के कुछ पर्सनल क्लैश भी चल रहे हैं। इसराइल और अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के इतने अच्छे ताल्लुकात अभी नहीं है जो माजी में हुआ करते थे। ये मिडिल ईस्ट में कौन सी मुआशी ताकतें और कौन सी दिफाई ताकतें उभरती हुई नजर आ रही हैं? और शाम और इसराइल की जंग भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। इरफान बलोच आज भी हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहले सेशन में हमने जनूबी एशिया के इस मकामी जो सूरत हाल थी, जंगी सूरत हाल, इस पे बात की थी। और अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, आलमी सियासत है और इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, उस पे जो है वो इस सेशन में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि क्या मशरकी बॉर्डर को गर्म रखने के लिए जो सूरत हाल बनाई गई थी, जो आलमी मनसूबा एक बना था, वो नाकाम हो गया या अभी भी खतरा बाकी है? देखें इसमें दो तरह की हमारे पास फैक्ट हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए। हम्म। एक तो हमारा लोकल इश्यूज है। कोई भी इवेंट हो ना तो हम उसको दो पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जांचते हैं, या मतलब मेरा कम से कम ये पर्सपेक्टिव होता है। एक तो हम उसका लोकल कंटेक्स्ट में देखते हैं, एक हम उसका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट देखते हैं। तो लोकल कंटेक्स्ट के अंदर तो अभी भी ये गुंजाइश बाकी है कि जो मशरकी बॉर्डर है हमारा, वो अभी इतना महफूज नहीं हुआ कि वो दोबारा अटैक ना करें या दोबारा ऐसा कुछ छेड़छाड़। तो वो चलती रहेगी लंबे अरसा। लेकिन इस बड़े लेवल की जो अभी हम डेवलपमेंट देखिए कि मिसाइल तक फायर हो गए, ड्रोन, ये चीजें, ये इन शायद चीजों को अभी बहुत टाइम लगे। क्योंकि देखें कोई भी लोकल पावर हो, जब वो किसी मुल्क पे इन्वेड करती है या किसी मुल्क पे हमला करती है, तो उस लोकल पावर को भी अपने मतलब पीठ पे एक किसी बड़ी आलमी ताकत का हाथ चाहिए होता है। तो राइट नाउ जो हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हालात हैं, वो हमें ये इशारा नहीं दे रहे कि इंडिया के पीछे अब वो बड़ा एक बैकबोन जो वेस्ट उसका था, वो उसके पास वैसे खड़ा है जैसे आज से 100 मतलब साल पहले था, या मतलब 2 मंथ पहले था। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल में कुछ दिन तो ये चीजें रिलैक्स रहेंगी, जब तक मैं वही अगेन करूंगा बात, ये जो पावर शिफ्टिंग चल रही है ये किसी किनारे नहीं लगती, तो उसके बाद के हालात क्या बनते हैं वो डिसाइड होगा इस दौर से गुजरने सही। के, इस टाइम से गुजरने के बाद। सही। अच्छा, ट्रम्प का जो इजराइल का दौरा मुलतवी किया और उसके बाद उन्होंने जो है वो सऊदीया और मिडल ईस्ट का जो दौरा भी शुरू किया, इसके बाद क्या आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका के जो आपसी ताल्लुकात हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं? देखिए इसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ट्रम्प की जो काम करने की जो साइकी है वो क्या है, अच्छा। वो किस तरह काम करता है। हम्म। अगर हम ज्यादा दूर ना जाए तो हम यही अफगानिस्तान देख लें। तो जब ट्रम्प आया था तो तकरीबन 8-9 मंथ अफगानिस्तान पे अमेरिकन फोर्सेस ने खूब बमबारी की थी। तो यानी कि ट्रम्प चाहता है कि कुछ चीज एक होता है ना, जिससे कुछ लोग होते हैं वो बड़ी तेज मिजाज हो, कि तभी किसी भी चीज का फौरन फैसला हो जाए, या मतलब ब्लैक हो या व्हाइट, या लेफ्ट या राइट या गलत, जैसे कुछ उसका रिजल्ट निकले, तो ट्रम्प उस तबीयत का मालिक है। तो अफगानिस्तान में देखें कि नेटो को एक किस्म का फ्री हैंड दिया गया था कि आपने जो करना है कर लें। लेकिन वो मतलब इतनी हैवी बमबारी, यानी कि पूरा 20 साल 30 साल में जो वहाँ 8-9 मंथ में हुई है अफगानिस्तान में, वो यानी कि तालिबान को मुकम्मल खत्म नहीं कर सके। उसके बाद ट्रम्प ने क्या किया कि फौरन डील कर लिया गया उनको लेके हुकूमत। तो यही चीज आप देख लें कि गजा के अंदर इसराइल को भी ऑलमोस्ट फ्री हैंड दिया गया कि आपने हमास को या जो गजा के बाकी फ्रीडम फाइटर हैं उनको आप जितना खत्म करना चाहते हैं कर लें, रिजल्ट दें हमें। लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज अभी भी इतनी यानी कि हौसला अफ़ज़ा नहीं है कि इसराइल उन मसाइल पे काबू पा सका है। तो ट्रम्प का काम करने का तरीका ये है कि वो उसने आपको टाइम दिया है, आपके बैक फुट पे बैक पे खड़ा रहा है। अगर आप उसको ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, तो फिर वो उसका रिज़ल्ट जाएगा। तो अभी इसराइली मीडिया अगर आप देख रहे हैं तो वो ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके काफ़ी अगेंस्ट उसकी पोस्टें होती हैं। अच्छा। तो ये यानी कि बहुत से रोड न्यूज़ चैनल भी कहते हैं कि ट्रम्प और नेतन्याहू के कुछ पर्सनल क्लैश भी चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो पूरा रीजन इफ़ेक्ट हो रहा है। तो फ्यूचर में जिस तरह अभी हमने ये भी देखा यानी कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है आईआर के स्टूडेंट्स हैं, या जो आईआर को देख रहे होते हैं, या इस तरह के मसाइल देखते हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को, कि इसराइल को साइड पर रखकर आप हमास के साथ डील कर रहे हैं, बात हाँ, कर रहे ये हैं। भी खबर जो है ये जिस तरह रोज बिल्कुल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इससे हमें ये सिग्नल भी मिलता है कि इसराइल और अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के इतने अच्छे ताल्लुकात अभी नहीं है जो माजी में हुआ करते थे।
तो अब देखें फ्यूचर में इन इन ताल्लुकात में बेहतरी आती है, ये मज़ीद बिगड़ते हैं, ये अभी हमें थोड़ा इसके लिए वेट करना चाहिए। ठीक है, तो अगला सवाल इसी से मुंसलिक है कि ट्रम्प का जो दौरा है मिडल ईस्ट या सऊदीया का, इससे ओवरऑल मिडल ईस्ट में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं? देखिए मिडल ईस्ट के अंदर जो अभी तक हम रिपोर्टिंग सुन रहे हैं मिक्सड मीडिया चैनल की, वो पॉजिटिव इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो वेस्ट का कब्जा है ना अमेरिका का, तो हमें वो चीजें दिखाते हैं जो उनको ठीक लगती हैं। तो मेरे ख्याल में जो मिडल ईस्ट का जो एक नया सिनेरियो बनने जा रहा है, या नई जो पॉलिटिक्स हमारे सामने आएगी, वो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही मुझे। वो यानी कि इतनी बेहतर हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि देखिए अगर ट्रम्प अहमद अल शरा को जो फ़लस्तीन सॉरी शाम को जो अभी उसका लीडर है, उसके साथ डायरेक्ट वो बातचीत कर रहा है, और वो यानी कि बंदा जिसके ऊपर अमेरिका का $10 मिलियन का यानी कि इनाम था उसके सर पे, उसके साथ अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है, और उसको ट्रम्प कह रहा है कि भाई आप बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, यानी शाबाश दे रहा है कहीं उसको। दहशत गर्द कहलाने वाले को फ्रीडम फाइटर तो नहीं बनाया गया? ऑलमोस्ट यही किया जा रहा है, और हम हमारी कौम का क्योंकि हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर है, हम ये बातें फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। हुँ। तो ख़ैर वो अब जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ जन्म लेगा वो ये लेगा कि तुर्की क्योंकि उसकी पूरी बैक पे खड़ा है शाम की, और तुर्की के जो हालात है इसराइल के साथ, वो भी इतने अच्छे नहीं चल रहे। जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक तो ये भी है कि लीबिया के अंदर जो टर्किश बैक्ड गवर्नमेंट थी, उसका अगेंस्ट वहाँ पर जो जनरल हफ्तर था, जो कि इसको इसराइल, रूस और यूएई वगैरह सपोर्ट करते थे अगेंस्ट टर्किश बैक्ड गवर्नमेंट के, तो वो दोबारा वहाँ एक्टिव हो गया है। तो अच्छा। जैसे ही इनके यहाँ पर शाम के अंदर तुर्की ने मोर्चे संभालना शुरू किए हैं, तो उसको वहाँ जो उसकी प्रॉक्सी है वो खतरे में चली गई है। तो मिडल ईस्ट का जो नेक्स्ट जो हालात सामने आ रहे हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मैं मतलब मैं देख रहा हूँ कि शायद आने वाले चंद दहाइयों में शायद शाम और इराक की एक और जगह सॉरी शाम और इसराइल की जंग भी होए। अच्छा। मतलब मैं आने वाले हालात में ये देख रहा हूँ कि शाम और इसराइल एक जंग भी लड़ेंगे, जिसकी बैक पे ये बहुत सारी इंटरनेशनल पावर्स खड़ी होंगी, और ये यानी कि हालात इस तरह के बनने वाले हैं। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं मिडल ईस्ट में कौन-सी मुआशी ताकतें और कौन-सी दिफाई ताकतें उभरती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए इस सारे सिनेरियो में अगर आप दिफाई ताकत की बात करेंगे तो मिस्र को नो डाउट आप कंसीडर कराएँगे। मिस्र बहुत बड़ी है यानी कि उसके पास आर्मी है, और वो मिडल ईस्ट के अंदर बड़ा उसका पावरफुल रोल भी रहा है इन चीज़ों के दरमियान। और इकोनॉमी के हवाले से अगर देखें इजिप्ट? तो जैसे इजिप्ट, इकोनॉमी के अगर आप हवाले से देखें तो वो आपको क्योंकि मिडल ईस्ट का जो जितना भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो ऑयल की प्रोडक्शन पे खड़ा है। अच्छा। तो आप सब ये जानते हैं कि इराक में या शाम में बहुत ज़्यादा यानी कि ऑयल के वो हैं ज़खायर। ख़ैर हैं, तो अगर हालात वहाँ कुछ दिन स्टेबल रहते हैं और अमेरिकन कंपनीज़ को वहाँ एक्सेस मिलती है, जो कि नज़र भी आ रहा है कि ट्रम्प और ये सारी वहाँ हाँ, पहुँच जाएँगे अपने-अपने तजारती। ड्रम लेके तेल निकालने के लिए, तो वो डेफ़िनेटली शाम के कुछ कुछ टाइम के लिए एक बेहतर वक़्त भी शुरू होने वाला है। तो वो उस एंगल से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो ट्रम्प का इसी दौरे को अगर हम देखें, तो ये किसी न्यूक्लियर डील का पेशख़ैमा भी है? इसमें सिविल न्यूक्लियर डील तो हमने सुन ली है, वो आपने पढ़ा भी होगा कि सऊदीया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील उन्होंने साइन की हुई है। तो उसके अलावा जो दूसरा मिडल ईस्ट के अंदर जो बड़ा की प्लेयर है, ईरान, तो उसके साथ भी यानी कि कुछ न्यूक्लियर पे उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। लेकिन वो अगर कामयाब होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोका जाएगा, तो उसके बाद उसको देखो क्या कुछ देते हैं। तो फिलहाल तो हमें सऊदीया के अलावा कोई ऐसी बड़ी पावर नज़र नहीं आ रही जो कि न्यूक्लियर के एक्सेस तक जाए। अच्छा, तो ईरान पे कोई पाबंदियाँ हटने के हवाले से कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं इस न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब को लेके या इस किस्म के कुछ तजर्बात को लेके? देखें एक तरफ आप ट्रम्प हम डिस्कस करें, उसने शाम को फ्री हैंड दे देगा, आप पे कोई पाबंदी नहीं किसी किस्म की भी। हुँ। तब उसके अदर हैंड आप देखें तो अफ़गानिस्तान के अंदर इनके इतने 2 ढाई 3 साल हो गए, गवर्नमेंट अभी तक वो पाबंदियों से बाहर नहीं निकली। लेकिन ये ऐसा इनके क्या इनके फ़र्क है अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में और शाम की गवर्नमेंट में, कि वहाँ पे फ़ौरन अमेरिका कह रहा है कि भई आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। तो उसको साथ रखना चाहिए। हाँ, ईरान की जहाँ तक बात है पाबंदियों के हवाले से, तो वो पाबंदियाँ तब ख़त्म होंगी जब आप अमेरिका के साथ कोऑपरेट करेंगे, या दूसरे अल्फ़ाज़ में आप उनकी बात मानेंगे। ठीक है, वो हम सबको पता है कौन-सी बातें उन्हें मनवानी है, सिंपल सी बात है, उन्हें आपकी जो प्रॉक्सीज़ हैं सारी उनको वाइंड अप करवाना है, और सारी चीज़ों को आपको ये पूरा मिडल ईस्ट यानी कि अमेरिका की छतरी तले लेके आना है। हुँ। और यानी कि अगर
ईरान एग्री नहीं होता इन पॉइंट्स पे अमेरिका के साथ, तो अमेरिका को फिर मिडल ईस्ट में काम करते हुए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो कि अभी भी खतरा है। यानी कि इवन के शाम में ईरानी नवाज गवर्नमेंट नहीं है, उसके बावजूद ईरानी प्रॉक्सी अभी भी मजबूत है। तो ऐसे अगर उनके ईरान के साथ डील किए बगैर वो शाम इराक में दोबारा आते हैं, तो उनको वही हालात फेस करने पड़ेंगे जो वो पहले कर चुके हैं, माजी में कर चुके हैं। तो इसमें तो कोई तो राय नहीं है। अच्छा, इसी से मुंसलिक जो है वो सवाल एक और कि ट्रंप को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? तो क्या आपको लगता है कि भारत और इज़राइल का एक मुश्तरका स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बन रहा है, जो अपनी अस्करी कार्रवाइयों से अमेरिका को मखसूस फैसलों से रोक सकते हैं या रोकना चाह रहे हैं? देखिए, भारत और इसराइल का अगर आप एक बात करें कोऑपरेशन की, तो उसके पीछे हमें रूस को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के पीछे, हालांकि ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात होगी कि अगर ये कहा जाए कि भाई इसराइल को आज कल रूस सपोर्ट कर रहा है, तो लेकिन आप देख लेंगे फ्यूचर में इसके बड़े सॉलिड एविडेंस भी आने वाले हैं। अच्छा। अब हो क्या रहा है कि जितना इसराइल अमेरिका से दूर हो रहा है, उतना वो रूस की तरफ खींचा जा रहा है। तो अब इंडिया और इसराइल के पास जो कॉमन ग्राउंड है या कॉमन जो भी बात रहती है जिसको इकट्ठे एग्री कर लेते हैं, वो रूस बन जाता है। लेकिन इंडिया के लिए ये एक प्रॉब्लम है कि वो सेम टाइम पे ईरान और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल नहीं रख सकता। ऐसे ही। तो उसको किसी को एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अभी हमने ये इसी जंग के दौरान भी देख लिया है कि ईरान के जो स्टेटमेंट्स थी या उनके जो लोग थे, ईरानी वजीर खारजा जहाँ है, बाकी लोग भी यहाँ से रहे, तो उसमें आपने देख लिया कि उनका ज्यादातर झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। उसकी और इवन इंडिया के जो भी मतलब बहुत से लोग जो इंडियन पॉलिसी को एनालिस्ट करते हैं, उसके अपने लोग हैं, वो भी इस बात को यानी कि बड़ा गौर से देख रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं कि आपने एक ही टाइम पर बांग्लादेश भी खो दिया है और अब अभी ईरान भी अपने हाथ से जाने लगे आपके। हम्म। तो यानी कि ये अगर इसराइल और इंडिया का कोई लॉन्ग टर्म कोई ऐसा कॉपरेशन सामने आता है, तो इंडिया को फिर ईरान से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो उसके लिए देखें अब कहाँ तक सेक्रीफाइस कर इसका सकते हैं। कहीं अमेरिका के फैसलों तक जो है वो इसके इम्पैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं हाँ, इस इस कॉपरेशन का तमाम कॉम्पिटिशन को इसराइल लेकर। बिल्कुल। अब देखें कि जिस तरह अमेरिका ने इंडिया को अभी एक किस्म का कह लेंगे तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, अभी अभी का यानी कि आज का ट्रम्प का बयान है कि उसने एप्पल के जो सीईओ है उसको मना कर दिया है कि आप इंडिया में जाके अपनी प्रोडक्शन ना लगाएं। तो ये बहुत बड़ा एक बयान है उसका। और इससे पहले अगर देख लें कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो यानी कि सीज फायर जो हुआ है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि आपकी जो खुद मुख्तारी है वो वायलेट हुई है अमेरिका की तरफ से, आप उसमें क्यों नहीं बोल रहे? तो अगर इन 4-5 इवेंट्स अगर आप माज़ी के देख रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते के, तो आपको ये साफ नज़र आएगा कि भई अमेरिका डेलिबरेटली इंडिया को यानी कि तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और वो उससे थोड़ा बहुत नाराज़ भी है। अब देखें वो इंडिया ट्रम्प को कैसे राज़ी करता है, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ी एक मार्केट है, इकोनॉमी तो हम नहीं सही। कहेंगे उसको, मार्केट अलबत्ता ज़रूर है। तो देखें वो ट्रम्प के लिए कितना कुछ यानी कि प्रॉफ़िट ट्रम्प को दे सकते हैं, ताकि दोबारा वो यानी कि इनसे साथ बेहतर ताल्लुकात हो सकें, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। हम्म। अच्छा, इसके साथ इस सवाल को भी ज़रा मुंसलिक करते हैं कि क्या जो इज़राइल है, उसके मुकाबले में कोई इस्लामिक पावर उभरती हुई नज़र आ रही है? या उसके अगर मद्दे मुकाबिल फ्यूचर में इन फ्यूचर हमें कोई पावर देखने को मिलती है, तो वो कौन-सी कंट्री हो सकती है? देखिए, एक तो हम सारे इस जब इसराइल का मुकाबला किसी भी इस्लामिक कंट्री से करते हैं, तो हमारे ज़हन में फ़ौरन ईरान का नाम आता है। ऐसे तो ही। वो उसकी भी रीज़न भी है, आप देख लें पिछले कई दहाइयों से वो उसके खिलाफ बाकायदा एलानिया जंग भी लड़ रहा है, खड़ा है ना कि बिल्कुल। लेकिन इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ जो एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि फ्यूचर में अगर इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर ना हुए, तो मैं शाम को एक ऐसी पावर देख रहा हूँ जो कि इसराइल के अगेंस्ट खड़ी होगी। अच्छा, ठीक है, तो उसकी रीज़न है, क्योंकि शाम का बहुत सारा इलाका इसराइल के कब्ज़े में राइट नाउ, हुँ। बहुत सारे इनका एरिया। तो डेफ़िनेटली अगर इसराइल के अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं बन पाते हैं और शाम को थोड़ी बहुत अमेरिकन सपोर्ट मिलती है, तो वो दोबारा उस इलाके को रिक्लेम करने के लिए जंग कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा इसके साथ ये मैं ऐड करना चाहूँगा कि नेतन्याहू ने अपने एक इंटरव्यू में जो है वो ये कहा था, तो उससे ये सवाल पूछा गया कि इज़राइल की जो आइडियोलॉजी है या उसको उसकी जो सरहदें एक्सपैंड करने के हवाले से, यानी वो पूरे रीजन पे उनका कब्ज़ा जमाने के हवाले से बात की गई। तो कौन-सी पावर्स ऐसी हैं या कौन-से ममालिक ऐसे हैं जो मुश्किलात का जिनके सामने इज़राइल को सामना करना पड़ सकता है? या कौन-सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसमें रुकावट बन सकती हैं? तो उन्होंने 2 नाम लिए थे। एक ईरान का और दूसरा पाकिस्तान का नाम उसके साथ उन्होंने लिया। इसको कैसे? देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, क्योंकि हमारे जो है ना इसराइल के साथ कोई ऐसी
देखें, हम किसी के अगेंस्ट तब होते हैं जब हमारे कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो या कहीं न कहीं हमारा कॉमन कॉन्फ्लिक्ट हो, हुँ, ठीक है? तो फ़लस्तीन का नो डाउट एक इश्यू है जो कि हम उसको बीइंग अ मुस्लिम हम उसको ओन करते हैं, लेकिन एज़ सच अगर आप देखें तो वो पॉलिटिकली पाकिस्तान का इश्यू नहीं है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है ये। हाँ, हमारा मज़हबी तौर पे वो इश्यू ज़रूर है। तो इसराइल को जब भी वो पाकिस्तान को अपने अगेंस्ट एक मुल्क कंसीडर करता है, तो वो एक मज़हबी स्टेट का कंसीडर करता है। कि जब भी अभी क्योंकि इसराइल का हमारे साथ कोई सरहद भी नहीं है या हमारे साथ उसका कोई ऐसा कोई रूट नहीं लगता, कोई ऐसी बंदरगाह नहीं है, कोई समझ तो इसीलिए वो फ्यूचर में अगर इसराइल के यहाँ तक एक्सपेंड करते हैं, यानी कि अगर इसराइल के इंटरेस्ट पैदा होते हैं साउथ एशिया के अंदर, जैसे अभी हमें नज़र भी आ रहा है कि इंडिया के साथ वो काफ़ी क्लोज़ काम कर रहा है, तो फिर उसको डेफ़िनेटली पाकिस्तान की तरफ से खतरा का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखें पाकिस्तान भी एक समझ लें कि प्रॉक्सी वॉर के अंदर अपना एक नाम रखता है। अब कुछ भी कह लें, हमारी बिल्कुल इकोनॉमी बहुत कमज़ोर है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जिस रीजन में हम रहते हैं, वहाँ पर अगर आपकी प्रॉक्सीज़ बहुत कमज़ोर है, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो इस हवाले से अगर आप देखें पाकिस्तान जो अपने रीजन के अंदर अभी तक सर्वाइव कर रहा है और बहुत सी चीज़ों के अंदर वो उस पे ओवरकम भी किया है, कंट्रोल भी किया है, तो वो डेफ़िनेटली उनको डरना भी चाहिए। आपके वहाँ तक लिंक हो सकते हैं, आपके वहाँ प्रॉक्सीज़ हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को यहाँ हिट करेंगे या यहाँ थ्रेट पहुँचाएँगे, तो डेफ़िनेटली वो उसका जवाब आपको वहीं भी देने की अहलियत रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसके साथ-साथ जो तजारती सतह पे जो डील्स चल रही हैं आलमी इंटरनेशनल लेवल पे, उसको देखते हुए कहीं ऐसा लगता है कि चाइना और अमेरिका की कहीं तजारती मामलात आपस में ठीक होते हुए या पेशरफ्त इसमें होते हुए नज़र आ रही है? और अगर ये होती है तो इसके बाद भारत जो है, इस रीजन पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, अगर चाइना और अमेरिका की जो तिजारती जंग है, वो किसी किनारे लगती है और उनका कोई मसले का हल निकलता है, जो कि नज़र भी आ रहा है कि वो हल निकाल लेंगे। 2 बड़ी पावर्स हैं, वो ज़्यादा देर नहीं लड़ सकती। हुँ, ठीक है? तिजारती जंग नहीं लड़ जंग तो बहुत दूर की बात है, वो तिजारती जंग भी नहीं लड़ सकती। तो अगर उनका उनके मसले का हल निकलता है, जो कि निकल आएगा, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सही। क्योंकि पाकिस्तान को फिर चाइना के साथ बहुत सारी जगहों पे काम करने के लिए बहुत आज़ादी होगी, लिवरेज मिलेगा एक उसको। तो जो क्या जैसा हमने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान ने अभी इस जंग के बाद एक डिटरमिनेंस कायम किया है, कि एक पूरी इंटरनेशनल यानी कि कम्युनिटी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है कि मतलब हम एग्ज़िस्ट करते हैं और हमारे पास पावर है, सब कुछ है। तो अगर ये भी डील किसी किनारे हो जाती है, कुछ मसाइल हल होते हैं, तो भारत की निस्बत पाकिस्तान ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा इन चीज़ों से अच्छा। और उसकी इस इलाके में डोमिनेंस भी कायम होगी और मतलब अभी भी पाकिस्तान इस पे काम भी कर रहे हैं, कि सी पैक के हाउस देख रहे हैं, पिछले दिन हुई अफ़गानिस्तान में कुछ मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान लीडरशिप के, तो सी पैक को वहाँ तक भी एक्सपेंड किया जा रहा है। तो यानी कि ये जो आप रूट बना रहे हैं, अब आगे ऐसा-ऐसा स्टेप बाय स्टेप जोड़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपने जो हमसाए हैं यहाँ पे, उनसे आप थोड़ा बहुत आगे चल रहे हैं कुछ हवालों से और अगर आपको ये डील होते हुए नज़र आ रही है, जो हो जाएगी, तो आपको इसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जिससे आप यानी कि मुआशी फ़ायदा तो मिलेंगे, आप उसके अलावा इलाके के अंदर जो आपकी एक यानी कि डोमिनेंस है, जो आपकी एक कुव्वत है, पावर है, ताकत है, उसको भी आप यानी कि एक्सरसाइज़ करने के कुछ ना कुछ काबिल हो जाएँगे, जो कि आप कभी-कभी करते भी हैं, अपने मफ़ाद के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ आज की जो नशिस्त है, वो इख्तिताम पज़ीर होती है इस जवाब के साथ और इस सिलसिले को हम इंशाअल्लाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह के जो है वो सेशंस वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो एशियाई और आलमी सतह पर जो ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही होंगी विदिन वीक हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और एक अलग से इस पे जो है वो हम सेशन बनाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को जो है वो ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।